गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पंकज कुमार शर्मा, आदर्श बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुन्नू से। आज अपन अपना जो 12th क्लास का अगला नया टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, वो शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मांग की कीमत की लोच की विधियाँ। मांग की कीमत लोच की विधियाँ। देखो, कल अपन ने मांग की जो कीमत लोच होती है वो क्या होती है, कैसे वो उसी वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है, कैसे इसका अध्ययन किया जाता है, कैसे इसकी गणना की जाती है। तो 3 विधियां अपन ने कल इसकी गणना की पढ़ी थी। कुल व्यय विधि, आनुपातिक व्यय विधि और ज्यामितिक विधि। तो कुल व्यय विधि का अपन ने कल अध्ययन कर लिया था। आज का अपना जो इसमें नया टॉपिक वो है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। 3 विधियां थी। पहली कीमत की मांग लोच, दूसरा आनुपातिक विधि और तीसरी है ज्यामिति विधि। तो एक का कल अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं इसकी आनुपातिक या प्रतिशत विधि कि मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए जब मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कि कितने प्रतिशत की उसमें कमी हुई है या वृद्धि हुई है को कीमत में होने वाले प्रतिशत से भाग देकर इसका अपन जो निष्कर्ष है वो निकाल सकते हैं कि कीमत जो उसकी वस्तु की मांग में परिवर्तन है उसमें कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उसका भाग देने पर अपने को आनुपातिक परिवर्तन की जो इसमें विधि है वो प्राप्त हो जाएगी। अब देखो, जो मांग की आनुपातिक विधि है उसको अपन किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए अपना सूत्र दिया हुआ है मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है और कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, है ना। साधारण शब्दों में अपन कह सकते हैं कि मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग गुणा 100। इस सूत्र से भी अपन इसको निकाल सकते हैं। साथ में सूत्र अपने को बड़ा करना पड़ेगा। ये दोनों के साथ कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत गुणा 100, यानी ये एक सूत्र है और ये एक सूत्र अलग है। दोनों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और इसे अपन साधारण भाषा में क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस डेल्टा पी अपॉन पी के नाम से इसको व्यक्त करेंगे। ज्ञात क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच, क्यू प्रारंभिक मांग, Q1 नई मांग, पी प्रारंभिक मांग, P1 नई मांग, डेल्टा क्यू मांग में परिवर्तन और डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन आदि के द्वारा अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं। देखो, इसको अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं। इसमें उदाहरण अपन ने लिया है कि जब आइसक्रीम की कीमत 4 से बढ़कर 2 कम होकर 2 रुपये प्रति आइसक्रीम हो जाती है तो मांग 1 आइसक्रीम से बढ़कर 4 आइसक्रीम हो जाती है। इसे अपन प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब वो देखें। सबसे पहले P प्रारंभिक कीमत, P1 नई कीमत, है ना। तो डेल्टा P कितना परिवर्तन हुआ, 4 माइनस 2 बराबर 2 रुपये का परिवर्तन हुआ। ऐसे मांग प्रारंभिक मांग ये थी और नई मांग ये है, तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ, 3 का। अब इसको अपन गुणा करेंगे तो P और Q प्रारंभिक 4 1 गुणा 3 और माइनस के 2 यानी कमी हुई, तो कितना आया, 6। और तो अपन 6 आया तो कह सकते हैं कि जो प्रति इकाई है वो क्या है, मांग ज़्यादा है, यानी 1 से इसकी मांग क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रति इकाई मांग लोच क्या होती है, यहाँ पर ज़्यादा हो रही है ना। इसको अपन फिर से समझ सकते हैं कि प्रारंभिक मांग दे रखी है, प्रारंभिक कीमत दे रखी है, वर्तमान मांग दे रखी है, वर्तमान कीमत दे रखी है। उनको अपन क्या करेंगे, आपस में सीधा गुणा करेंगे और जो उसका आंसर आता है वो आंसर निकालेंगे एलसीएम लेकर। तो ये 6 आंसर आता है। तो अपन कह सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए, 4 से घटकर 2 होती है, तो मांग भी कितनी होनी चाहिए, 1 से बढ़कर 2 होनी चाहिए। 2 की जगह मांग कितनी हो रही है, 3 इकाई बढ़ रही है, तो मांग लोच क्या है, प्रति इकाई ज़्यादा यहाँ पर
मानी जाती है या होगी। फिर देखो इसमें तीसरी विधि है ज्यामिति विधि, कि इस विधि में एक ही कीमत पर विभिन्न मांगों को ज्ञात किया जाता है, कि कीमत वही रहती है और उसी कीमत पर वस्तु की मांग कम भी होती है और ज़्यादा भी होती है। जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर भी वस्तु की जो मांग है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो किन कारणों से वो कम और ज़्यादा होती है, उन कारणों को अपन ज्यामिति विधि के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इसका सिंपल सा अपने को डायग्राम बनाना है कि मिड पॉइंट लेना है प्राइस पे, कि प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, वही रहेगी। तो क्वांटिटी कभी कम होगी और कभी ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ से अपन इधर से इसको मानेंगे तो ज़्यादा हो मानेंगे और इधर से इसको मानेंगे तो कम कीमत मानकर इसको अपने को अध्ययन करना होता है। एक साथ अपन इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला नया टॉपिक आता है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले घटक या कारण, कि किन किन कारणों से मांग की जो कीमत लोच है वो प्रभावित होती है। तो सबसे पहले है वस्तु की प्रकृति, कि यानी वो किस प्रकृति की है। अब यह देखा जाता है कि जो अनिवार्य वस्तु होती हैं जैसे नमक, मिट्टी का तेल, माचिस, किताबें, कपड़े, सब्जियां, उनकी मांग बेलोचदार होती है, यानी उनकी कीमत पर कम या ज़्यादा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन उतनी खरीदते हैं जितनी अपने को आवश्यकता होती है। जबकि विलासितापूर्ण वस्तुओं जैसे एसी है, कीमती फर्नीचर है, की मांग ज़्यादा लोचदार होती है, क्योंकि इनमें कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर इनकी मांग कम होती है। तीसरी आती है आरामदायक वस्तुएं जैसे दूध, रेडियो, पंखे, कूलर आदि की मांग औसत दर्जे की होती है। तो अपने को याद रखना है कि किसकी मांग बेलोचदार होती है, किसकी लोचदार होती है, किसकी औसत लोचदार होती है। और संयुक्त मांग वाली वस्तुएं जैसे जो पूरक वस्तुएं अपन कहते हैं, उनकी मांग भी क्या मानी जाती है, बेलोचदार मानी जाती है। तो इसमें अपने को ये याद रखना है कि मांग किस प्रकार की होती है, कौन सी वस्तुएं हैं, उनकी मांग कौन सी होती है। तो ये एक टॉपिक अपने लिए अपन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि इसमें से छोटे प्रश्न कई बनते हैं। दूसरा स्थापन वस्तुओं की उपलब्धि, कि अब कई बार जो वस्तु की मांग की लोच है वो स्थापन वस्तुओं से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे स्थापन वस्तु अपन ने पढ़ा था चाय के स्थान पर कॉफ़ी आदि क्या है, स्थापन वस्तुएं हैं, और इनकी मांग भी क्या होती है, ज़्यादा लोचदार होती है, यानी इनकी मांग भी ज़्यादा लोचदार मानी जाती है, बेलोचदार नहीं होती। यही कारण है कि यदि किसी स्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है तो लोग उस वस्तु की स्थापन वस्तु उसको ज़्यादा खरीदेंगे, यानी यहाँ उसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी उसकी मांग बाजार में बढ़ जाएगी। तीसरा है विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं, जो अपन पीछे टॉपिक पढ़ के आए हैं सारे, एक बार बस इनको अपने को रिवाइज करना है। ज़्यादा इनमें अपने को एक बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से अपने को ये याद हो जाएंगे कि जैसे एक ही वस्तु के जब एक से ज़्यादा उपयोग होते हैं तो उनकी मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है, क्योंकि उनको एक ही बार खरीदा जाता है, बार बार में अपन नहीं खरीदते। जब तक वो वस्तु बनी रहती है अपन उसका उपयोग अलग अलग रूपों में करते रहते हैं। जैसे हीटर, बिजली का बल्ब, टीवी, फ्रिज, इनकी मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे लिए उपयोगी बनी रहती हैं और इनका क्रय एक ही बार किया जाता है। अब जैसे मान लो अपन ने फ्रिज खरीद लिया 10,000 रुपये का, और उसके बाद यदि उसकी कीमत 8,000 रुपये होती है तो भी उस कीमत का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हम दोबारा फ्रिज नहीं खरीदेंगे और न ही अपन पहले वाले फ्रिज को बेच सकते हैं, न ही उसके स्थान पर 8,000 रुपये में दूसरा फ्रिज खरीद सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं पर कीमत का कम या ज़्यादा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनकी मांग को क्या कहा जाता है, बेलोचदार मांग कहा जाता है। उसके बाद में चौथा है उपभोग का स्थगन, कि कई वस्तु ऐसे होती हैं जिनका अपन एक निर्धारित समय के लिए त्याग कर सकते हैं। जैसे मकान बनाने की सामग्री, ईंट, सीमेंट, बजरी आदि की। अब मान लो मकान बनाने के लिए अपने पास साधन नहीं है तो चाहे कीमत क्या है कोई सी भी हो, इन पदार्थों का अपन क्या नहीं करेंगे, क्रय नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास साधन ही नहीं है। और जब साधन नहीं है तो अपन उन वस्तुओं का क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। एक निश्चित समय के लिए उनको अपन को क्या करता है, उनके उपयोग को स्थगित करना होता है कि अब नहीं कराएंगे, 6 महीने बाद अपन मकान का निर्माण कराएंगे। तो 6 महीने बाद की जो कीमत है वो कीमत हमारे लिए मायने रखती है, न कि वर्तमान की जो कीमत है वो। तो अपन
तो कह सकते हैं कि जो ऐसी वस्तु होती हैं उनकी जो कीमत होती है वो सामान्यतः कम लोचदार होती है। अगला वो टॉपिक उपभोक्ता की आय, कि जिन उपभोक्ता की आय और आदत, कि जिन उपभोक्ताओं को किसी चीज़ के उपभोग की आदत हो जाती है, जैसे चाय, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि की कीमत पे उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनको उस वस्तु का उपयोग करना ही पड़ता है। तो वहाँ उन उपभोक्ताओं के लिए उन वस्तुओं की जो मांग है वो बेरोजगार हो जाती है। उसके बाद में अगला है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात, कि अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका अपन कितना हिस्सा उस पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। उस हिस्से के आधार पर ही अपने को क्या करना होता है, उसकी मांग का निर्धारण करना होता है। कि जैसे टीवी है, एसी है, इनकी अपन एक ही बार खर्च कर सकते हैं, तो इनकी मांग लोचदार होती है। कि कीमत कम होने पर इनकी बिक्री बढ़ जाएगी और कीमत ज़्यादा होने पर इनकी बिक्री कम हो जाएगी। अगला है समय अवधि, कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको एक निश्चित समय में उपभोग करना आवश्यक होता है, जैसे दूध, सब्जियां, फल। तो ऐसी सब्जियों की मांग भी क्या होती है, अधिक लोचदार नहीं होती, बेलोचदार होती है, कि उन पर कीमत का कोई उपयोग नहीं पड़ता, उसी कीमत पे अपने को उनको क्रय करना होता है और उपभोग करना होता है। तो आज का अपना एक टॉपिक था, इसे पढ़ें और समझें, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे ऑनलाइन या क्लास व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।